हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर टिप्स। आज हम करेंगे सैम्पल पेपर के क्वेश्चंस, ठीक है, जो रिमेनिंग रह गए थे सेक्शन ए के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन कल रह गया था, मिस हो गया था, और 12th क्वेश्चन मिस हो गया था। पहले वो करते हैं, फिर उसके बाद आगे क्वेश्चंस हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे है क्वेश्चन यहाँ पे, प्लानिंग इज डन ओनली इन द बिगनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट, तो इट इज एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, ट्रू फॉल्स का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, तो यस बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर जब हम प्लानिंग का भी मीनिंग पढ़ते हैं तो उसमें भी कैसे हम लिखते हैं, थिंकिंग बिफोर डूइंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन भी क्या है, प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग क्या है, बिगनिंग में स्टार्ट होती है, देन अदर फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। सो वेरी सिंपल, आपको पता ही है और गलत भी नहीं होना चाहिए ये क्वेश्चन। देन उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ डैश हेल्प्स टू ग्रांट अथॉरिटी टू सबॉर्डिनेट्स, तो इसका आंसर आएगा डेलीगेशन। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ये हम पढ़ते हैं ना, तो वही चीज़ यहाँ पे बताइए, द कंसेप्ट ऑफ डेलीगेशन हेल्प टू ग्रांट अथॉरिटी टू दी सबॉर्डिनेट्स, उनको अथॉरिटी देती है काम करने की। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा है कि सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ही अकेला बंदा काम नहीं कर सकता। ठीक है, या फिर बिल्कुल हाई अगर हम उनको अथॉरिटी दे दें तब भी नहीं चलता। ठीक है, दोनों चीज़ें पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे सबॉर्डिनेट्स अच्छे से वर्क करें, फ्रीडम के साथ वर्क करें, तो देन वहाँ पे अथॉरिटी देना भी बनता है। तो डेलीगेशन में हम क्या करते हैं, उनको अथॉरिटी देते हैं काम करने की, सो दैट वो फ्री होके अपना काम जो है कर सके, कोई बर्डन ना हो उनके दिमाग पे। ठीक है, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी तो उनको एक फियर रहेगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, कैसे हम काम करेंगे। अगर हम उनको ऑथोराइज कर देंगे कि यस आपने ये काम करना है, अपनी फ्रीडम के साथ करना है, तो देन वो कॉन्फिडेंस के साथ काम करेंगे। राइट, अब चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं। हमने शुरू करना है क्वेश्चन 19। ठीक है, 18 तक हमने क्वेश्चंस कल किए थे, अब 19th क्वेश्चन है। देखिए, बजटरी कंट्रोल इज अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ विच टाइप। ठीक है, ये मैनेजरियल कंट्रोल के अंडर आता है, जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि जब हम बजट बनाते हैं तो एडवांस में हम प्लानिंग करते हैं, जितने भी हमारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं कैसे उनको मैनेज करना है, कैसे वर्क करना है। राइट, उसके बाद है, इसका आपने वन वर्ड ही आंसर देना है, तो ऐसे लिख देना, इट इज़ कवर्ड अंडर मैनेजरियल कंट्रोल वेयर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, वेयर ऑल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स आर प्लान्ड इन एडवांस। राइट, देन है उसके बाद, कोऑर्डिनेशन इज द डैश सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये आएगा नर्वस सिस्टम। ठीक है, क्योंकि क्या है कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी तभी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इजीली और अच्छे से जो है परफॉर्म होंगे, जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव होंगे। राइट, उसके बाद है, इफ़ कैश फ्लो इज एन एंटरप्राइज इज स्टेबल एंड सफिशिएंट, इट शुड ऑब्टेन फंड्स थ्रू इक्विटी, सेल ऑफ एसेट्स, डेट, और ऑल ऑफ दी अबव। पहले तो ऑल ऑफ दी अबव आपने कैंसिल कर देना, ऐसा नहीं होता। जब कंपनी के पास सफिशिएंट फंड्स होते हैं तो बेसिकली उनको कोई भी ऐसे मतलब कि अपने जो फंड्स हैं वो लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने लॉन्ग टर्म कोई इन्वेस्टमेंट करनी है तो देन दे शुड गो फॉर डेट ओनली। राइट, देन उसके बाद है, राइट एनी वन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कंट्रोल द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी, तो ये इसका सही आंसर आएगा। ठीक है जी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अब खुद ही समझ लीजिए कि किस चीज़ की बात करी गई है, मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, जितनी भी हमने फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, चाहे वो क्या है, लोन से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, या रूटीन के खर्चों से रिलेटेड है, वो सभी चीज़ें क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूडेड होती हैं। और क्या है, इसमें फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। राइट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश मार्केट हेल्प्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फंड्स, तो यहाँ पे आएगा मनी मार्केट विच हेल्प्स टू ऑब्टेन शॉर्ट टर्म फंड्स। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड अ तेजी वाला। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस हैं, बियर, ब्रोकर, बुल, एंड नन ऑफ दीज। ठीक है,
तो फर्स्ट ही देखिए जो बियर है वो बहुत धीरे चलता है, ये तो पहले से ही क्रॉस हो जाएगा। तेजी वाला याद रखना, ठीक है। उसके बाद है ब्रोकर्स, ये भी नहीं आएगा। देन बुल जो है वेरी फास्ट, ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, ठीक है, कि जो स्टॉक मार्केट है ना उसमें जो ब्रोकर्स होते हैं या उसमें जो डीलर्स होते हैं, ठीक है, उनको ये नाम दिए जाते हैं, जैसे तेजी वाला, मंदी वाला, ऐसे करके, ठीक है। तो जो तेजी वाला होता है उसमें बेसिकली क्या होता है, वो अपना बेनिफिट देखता है और फटाफट से जो भी सिक्योरिटीज सेल हो रही हैं, ठीक है, और उसको ये पता है कि अगर ये सिक्योरिटीज अब सेल हो रही हैं और आने वाले टाइम में इसकी जो वैल्यू है और बढ़ने वाली है, ये प्रेडिक्ट करता है इस चीज़ को। तो देन क्या है, उस टाइम पे वो क्या करता है, उन जो सिक्योरिटीज़ हैं उनको परचेज कर लेता है, ठीक है। और बाद में उसको ये पता होता है कि इसका आने वाले टाइम में जो वैल्यू है और ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वो इस बेनिफिट को ग्रैब करता है। देन उसके बाद है मार्केटिंग इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट एंड सेलिंग इज़ द पार्ट ऑफ इट। येस, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज मार्केटिंग में सब कुछ ही इंक्लूडेड है, ठीक है। मार्केटिंग में एडवर्टाइजमेंट भी आएगी, सेलिंग भी आएगी, डोर टू डोर सेलिंग भी आएगी, सब कुछ आएगा, प्रमोशन वगैरह सब कुछ आएगी, ठीक। सो इसका आंसर रहेगा ट्रू। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है हमारा 27। राइट एनी वन फंक्शन ऑफ लेबलिंग, ठीक है। प्रोडक्ट की लेबलिंग के बारे में यहाँ पे बात करी गई है कि जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसकी लेबलिंग से हमें पता चलता है प्रोडक्ट कैसा है। तो आप इसका आंसर दोगे इट प्रोवाइड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे आपके पास, जैसे मेरे पास मार्कर है, ठीक है, या सपोज आप कोई भी मार्केट से प्रोडक्ट लेके आते हो, तो बैक साइड पे फर्स्टली तो वहाँ पे क्या है, उसका नेम लिखा होता है प्रोडक्ट का, ठीक है, ब्रांडिंग होती है। तो देन जब आप बैक साइड देखते हो तो वहाँ पे लेबलिंग लगी होती है, मतलब लिखा होता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कब तक वो प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं उसमें, कैसे प्रोडक्ट बना है एंड ऑल दी थिंग्स, ठीक है, कंपनी कौन सी है, ट्रेडमार्क, ये वो सब कुछ लिखा होता है। तो उससे एक्चुअल में पता चलता है कि प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है, उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो वो चीज़। तो ये है लेबलिंग, ठीक है। देन उसके बाद है अ फर्म चार्ज हाई इंट्रोडक्टरी प्राइस फॉर द प्रोडक्ट अंडर प्राइस स्कीमिंग और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो प्राइस स्कीमिंग का यहाँ पे क्या मतलब है, जैसे क्या है कि जो मिल्क होता है जब हम उसको बॉयल करते हैं तो ऊपर मलाई आती है, ठीक है, हम फटाफट से वो मलाई इकट्ठी करते हैं जब वो मिल्क थोड़ा ठंडा होता है, ठीक है जी। तो सेम उसी तरीके से ही प्राइस जो स्कीमिंग स्ट्रैटर्जी है, ये जो सेलर्स है अपनाते हैं, क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में ही जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो स्कीमिंग स्ट्रैटर्जी के अंडर वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट हाई रखते हैं और फटाफट से जितना भी प्रॉफिट बनता है वो क्या है, गेन करने की कोशिश करते हैं। बाद में चाहे कस्टमर दोबारा आए चाहे ना आए। लेकिन उसके बिल्कुल ऑपोजिट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है कि प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो स्टेबल रहता है और धीरे धीरे जो कंपनी है वो प्रॉफिट गेन करती है, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्राइस स्कीमिंग। देन a consumer can file a consumer complaint directly to the Supreme Court of India। ये ट्रू फॉल्स है, तो इसका आंसर फॉल्स आएगा। नहीं, पहले वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, अगर वहाँ पे सुनवाई नहीं होती देन वो आगे स्टेट और फिर आगे सुप्रीम कोर्ट जाता है, राइट। देन देखिए आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा 30th क्वेश्चन। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 चूज द करेक्ट वन। डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू, यहाँ पे ना 2 करोड़ लिखा है, 1 करोड़ आएगा। पहले तो ये ऑप्शन में गलत दिया हुआ है 2 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ आएगा। देन है स्टेट कमीशन अप टू 10 करोड़ एंड नेशनल कमीशन अप टू 15 करोड़, ठीक है। इसकी जो लिमिट है वो जैसे आपकी बुक्स में ऐसे दी हुई है कि अबव 10 करोड़, तो मतलब अप टू 15 करोड़ तक नेशनल कमीशन जो है इसमें जो भी कंप्लेंट्स हैं वो ली जाती हैं, ठीक है, रिलेटेड टू दी प्रोडक्ट्स। तो इसका आंसर जो है वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा, राइट। सो आई होप आपको सभी के सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे और इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी आने वाले हैं और अच्छे से आपने रिवीजन करनी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम कवर करेंगे सेक्शन
B. So thank you everyone for watching this video. Please do like and share this video and इसको सब्सक्राइब करना चैनल को मत भूलना, so that आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।